कल 7वें चरण का मतदान भी हो चुका और उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी है देश भर से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है और शाम होते होते तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल आया है और उस एग्जिट पोल को लेकर के तमाम चर्चाएं गहरे राजनीति की गर्म हो गई है, किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही है। उन्हीं एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे साथ है आज एडवोकेट नरेश चौहान। तमाम चैनलों ने अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल दिखाए, लेकिन ऑल ओवर अगर सबका पैटर्न आप देखेंगे तो एक ही तरह का पैटर्न है। किस तरह की भूमिका बनाने की तैयारी की गई है उस एग्जिट पोल में और किस तरीके का माहौल बनाने की तैयारी की गई है, क्या तमाम चीजें सोचते हैं, एडवोकेट नरेश चौहान जी का उस पर पूरा पोस्टमार्टम देखेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। चौहान साहब, कल तमाम चैनलों ने अपना अपना एग्जिट पोल दिखा दिया, किस तरीके से देखते हैं उसको? क्या आपको लगता है उन एग्जिट पोल में सच्चाई है या जमीनी हकीकत कुछ और है या काउंटिंग के बाद तस्वीर साफ होगी? धन्यवाद मोहनलाल जी, आपने जो बात उठाई है वो कहीं ना कहीं जिस दिन से चुनाव ये प्रक्रिया शुरू हुई, 7 फेज में चुनाव रखा गया, हम अपने पहले ही विश्लेषणों में बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी पार्टी अपना हित भी देखते हैं कि कितने फेज में करवाया जाए और चुनावी व्यवस्थाएं वो भी एक अलग फैक्टर होता है। लेकिन जो मीडिया का रोल इस दौर में पिछले 10 साल से जितना बाजारू हुआ है वो हमारे सामने सब जग जाहिर है, मतलब दुनिया भर ने देखा है। तो इन एग्जिट पोल के ऊपर बीच बीच में ओपिनियन पोल भी आए हैं, तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ये एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं काउंटिंग वाले दिन से पहले एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। जहां तक बात इनकी सभी की मिलाकर के कितने सही हैं कितने दुरुस्त हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं इन्होंने सरकार का फेवर भी किया और भी कोई कंसिडरेशन रहा, लेकिन किसी ने भी ना तो बीजेपी को 370 पार दिखाया है और ना ही एनडीए को 400 पार दिखाया है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब को भी लग रहा है कि ज्यादा हम नहीं फेंक सकते और सबने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को चाहे थोड़ी बढ़त दिखाई हो लेकिन बढ़त दिखाई है। तो जो मैं कह रहा हूं कि लेकिन चौहान साहब कुछ सीटों पर है ना, चौहान साहब रोकूंगा, कुछ सीटों पर देखिए सवाल खड़े होते हैं। कुछ सीटें ऐसी है जहां जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के अंदर वो आपके भी गले नहीं उतर रही होगी, हमारे गले भी नहीं उतरेगी। हालांकि 4 जून को मतगणना होगी, मतगणना को लेकर के भी आप सवाल कर रहे हैं कि कैसा परसेप्शन यहाँ पर बनाया जा रहा है, किस तरीके का माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है। तमाम चैनल पे आप चले जाइए, जितने भी न्यूज चैनल है जो दिखा रहे हैं एक ही पैटर्न है, सिर्फ कोई इधर की एक ही खबर, यानी कि उसको किसी ने ऐसे घुमा दिया किसी ने ऐसे घुमा दिया, कोई आओगे कब कोई जाओगे कब, कोई खाओगे कब कोई पहनोगे कब, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से परसेंटेज दिखाया गया है, जिस तरीके से हम एक चैनल को देख रहे थे वहां पर 60% वोट, क्या लगता है ये आकलन सही है या उन्होंने एक एक सीट पे जाकर के वोट प्रतिशत देखा है? अगर हमारे हरियाणा में 10 सीटें हैं तो गुरुग्राम सीट पर कितना मतदान हुआ है, राव इंद्रजीत को कितना मिला है, बब्बर को कितना मिला है, या फिर सोनीपत में कितना कितना मिला, ये तो ऑल ओवर बताया जा रहा है ना। तो ऑल ओवर में आप कैसे आकलन कर सकते हैं? मैंने आपको बताया, हमें और आपको इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। ये उनके जो चैनल दिखा रहा है उनके पैनल पर जो लोग बैठे हैं डिबेट में, वो अपने आप इन बातों को वो कर रहे हैं। हम और आप तो कि भाई अब एक लड़ाई 25 मई
तक थी, एक लड़ाई 25 मई की थी, एक लड़ाई एग्जिट पोल की है, अब एक लड़ाई जो है 4 जून को मतगणना वाले दिन की है। तो मैं तो आपको और फैक्चुअल ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से बता रहा हूं दर्शकों को कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है ताकि उस दिन, काउंटिंग वाले दिन, जहां कांटे का टक्कर दिखा रखे हैं, जहां सीट वाइज जो आपने सवाल उठाया है, ये एग्जिट पोल करने वाले भी नहीं बता रहे कि कुछ भी हो सकता है, वहां इस माहौल के जरिए कैसे इन्फ्लुएंस डाला जा सकता है, डाला गया है, डाला जा चुका है, वो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताने जा रहा हूं। 1987 में न्याय युद्ध का एक बहुत बड़ा वो मामला चला और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी, हाईकमांड को, उन्हें भी लगा कि भाई अब देवीलाल के इस न्याय युद्ध को रोक पाना मुश्किल है। भजनलाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा के, जैसे अब खट्टर साहब को हटाया, भजनलाल को केंद्र में मंत्री बना दिया और बंसीलाल को केंद्र से हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन माहौल बन चुका था। जब 1987 का विधानसभा चुनाव हुआ, बंसीलाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जैसे नायब सिंह सैनी अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और सुपर चीफ मिनिस्टर हटाए गए मनोहर लाल खट्टर जी, इसी धर्मवीर ने, जो भिवाड़ी महेंद्रगढ़ से लड़ रहा है, तो साम हलके से लोकदल की टिकट पर काउंटिंग वाले दिन बंसीलाल मुख्यमंत्री के काउंटिंग एजेंट्स को मारपीट करके, धक्का मुक्की करके बाहर खदेड़ दिया और 3000 से भी अधिक फर्जी वोट, वहां जो काउंटिंग पर मैनुअल काउंटिंग होती थी, उनको इनवैलिड करवा दिया, जिनमें से लगभग 2799 वोटों पर डुप्लीकेट मोहर लगा दी और एक ही मोहर, क्योंकि ये लिए हुए बैठे थे, रिटर्निंग अफसर को भी डरा धमका दिया या कहीं ना कहीं उसको भी काबू कर लिया। अधिकारी भी हवा देख लेते हैं कि माहौल क्या है, फिर वो भी सरेंडर कर देते हैं और 2186 वोट से धर्मवीर को इलेक्ट डिक्लेयर करवा दिया गया, मौजूदा चीफ मिनिस्टर के रहते हुए। और फिर उसकी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली, बंसीलाल ने चैलेंज किया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 1996 में अल्टीमेटली वो डिसाइड हुआ। हाई कोर्ट ने भी इन सब चीजों को देखते हुए, आज जो हमारे कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, इनकी भी गवाही, ये बंसीलाल के खेमे के आदमी हैं, उस केस में ये बंसीलाल की तरफ से थे। तो हाई कोर्ट ने भी उस इलेक्शन को सेट असाइड किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उसको अपहोल्ड किया कि भाई एक जो रिजेक्ट करी है डबल स्टैंपिंग की, वो बंसीलाल की ही और एक ही मोहर से की गई है। लेकिन बोला हम बंसीलाल को इलेक्टेड डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे चंडीगढ़ वाले मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ ने वो इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उन्होंने सुप्रीम को बोले भाई हम इलेक्टेड डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो चुनाव 87 का धर्मवीर का नल एंड वाइड किया गया। इसी तरीके से आपको बताऊं मैं, हम क्योंकि रेवाड़ी में बैठे हैं, उस 87 की आंधी में, उस माहौल में पता लग गया था। रेवाड़ी में भी रघु यादव रेवाड़ी से लोकदल का कैंडिडेट था, कर्नल राम सिंह निर्दलीय था, हुक्मचंद कालरा कांग्रेस की टिकट पे था,
उस माहौल को भांपते हुए रघु यादव के पोलिंग एजेंट्स ने 2 राउंड पहले कांग्रेस के और कर्नल के वो मार पीट के वो एजेंट ही पोलिंग एजेंट वहां से भगा दिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। उसी को लेकर के कल कहें कि खड़गे ने एक मीटिंग वहां पर बुलाई थी और तमाम लोगों को हिदायत दी है कि आपको पोलिंग एजेंट से, पोलिंग बूथ से जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए वहां से आपको जाना नहीं है। और वो 295 सीट अपनी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो आकलन है 295 सीट हमारी आ रही है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि इस माहौल को कैसे काउंटर, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो शायद HR न्यूज इस बात को उठा रहा है। तो हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं, हम निष्पक्षता, चुनाव आयोग की भी और लोकतंत्र की भी, उस निष्पक्षता को जिसने मत दिया है उसकी कदर होनी चाहिए और किस लिए मत दिया है। खड़गे साहब ने ठीक है कह दिया कि वहीं बैठे रहने दो। 1996 का एक और मैं उदाहरण आपके सामने दूंगा। घरौंडा विधानसभा हल्के में 11 वोटों से, सिर्फ 11 वोटों से समता पार्टी के रमेश राणा को हरवा दिया बीजेपी के रमेश कश्यप द्वारा। उसने इलेक्शन कमीशन को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने आकाओं को वो सारी चीजें भेजी। हाई कोर्ट में भी उसने जो पिटीशन में कहा कि जी मेरे को रिटर्निंग अफसर ने 187 वोटों से डिक्लेयर कि भाई आप जीत गए हो और ये फार्म और ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। मैं वो फार्म और फॉर्मेलिटीज भरने लग गया। इतने में IT स्वामी जो करनाल से सांसद बने और गृह राज्य मंत्री रहे, तो वो IAS अफसर भी रह चुके थे, वो मौके पर आ गए काउंटिंग सेंटर में। और जो रिटर्निंग अफसर था वो क्योंकि IAS अफसर थे, वो उनके मातहत रहा हुआ था, बोला उसको उठाया और 10-15 मिनट उससे बात करी। और जो 187 से रमेश राणा जीता हुआ रिटर्निंग अफसर ने बताया था, उसको 15-20 मिनट बाद बोले भाई 11 वोट से तुम हार गए। तो वो भी जाके हाई कोर्ट से वो इलेक्शन सेट असाइड करवाया, सुप्रीम कोर्ट में गया और जब 11 वोट से रमेश राणा निर्वाचित हुए। नहीं तो मैं सवाल तो यही आपसे कर रहा हूं ना, क्या ऐसा भी देख सकते हैं, क्योंकि जो आकलन है तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, एग्जिट पोल में दिखा रहा है, उसमें 80 से 100 सीट ऐसी है जो कम मार्जिन पे फंसी हुई है, जिनमें 20, 30, 50 हजार, 1 लाख की हार जीत हो सकती है। क्या इन तमाम सीटों में खेला किया जा सकता है? क्या काउंटिंग के वक्त इन तमाम चीजों में खेल होगा? उसको लेकर के कांग्रेस सतर्क है, इंडिया गठबंधन सतर्क है। यही मैं कह रहा हूं कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब आपको मैं 2-3 और एग्जाम्पल जो करंट के हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सोनीपत की, सिरसा की और कहीं ना कहीं मैं कहूं गुड़गांव की भी, मतलब ये 3-4 सीटों का तो वो अधिकारियों को धमका रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो आदमी इन चीजों से गुजर चुका है, जो आदमी, जो पार्टी ये खेल खेला कर चुके हैं, उनको खुद भी डर सताता है कि अब जो वहां अधिकारी बैठे हैं, अब तक तो कर दी इन्होंने गड़बड़, लेकिन काउंटिंग वाले दिन कोई गड़बड़ और हमारे साथ ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि ब्यूरोक्रेसी पर हमारी पकड़ नहीं है, हमारी पकड़ ढीली है। तो अब ये एक किस्म से गीदड़ भभकी कह लो या कोई झांसा दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा मत करना। इसके साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ से जो बीजेपी का कैंडिडेट धर्मवीर, जो मैंने 87 में बताया, उनका किसी पत्रकार ने धर्मवीर के नाम से भी कोई न्यूज प्रिंट में या कहीं चला दी कि किसी अधिकारी के खिलाफ धर्मवीर ने भी शिकायत करी है।
धर्मवीर अब इस बात की सफाई देता घूम रहा है कि ऐसे पत्रकारों को तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। मैंने किसी अधिकारी के बारे में शिकायत नहीं करी, सब अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं और ऐसे तो पत्रकारों को गलत है भाई, मैंने किसी की नहीं करी, सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखो दो दो मापदंड, उसी पार्टी का एक कैंडिडेट जिसका इतिहास इस तरह का रहा है वो अधिकारियों पर भरोसा जता रहा है, और एक वो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो ये खेला देख चुके हैं, कर चुके हैं, उन्हें डर सता रहा है कि काउंटिंग वाले दिन कहीं ये ब्यूरोक्रेसी खेला ना कर दे। तो मैं वही पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए भाजपा का एक सीधा सिस्टम रहा, उल्टे चलने की नीति है, हमेशा उल्टा बोलो तमाम चीजों को, जितनी भी ये चीजें हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर काउंटिंग वाले दिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा? दूसरा एक सवाल आपसे कर लेता हूं, जैसे बैलेट पेपर को लेकर के सवाल उठ रहे, पहले बैलेट पेपर गिन लिए जाते थे, उसके बाद काउंटिंग होती थी, आप कहते हैं पहले काउंटिंग होगी उसके बाद बैलेट पेपर। 19 के बाद जो बदलाव आया, जैसे रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कहें जब चुनाव हुआ था 2019 में, सुनील मुसेपुर हार गया था, बैलेट पेपर को लेकर के बार बार 2-3 बार गिनती हुई लेकिन नहीं कर पाए उस चीज को। तो क्या लगता है अगर इस तरीके का मार्जिन हो तो बैलेट पेपर के तरीके खेल हो सकता है? देखो मैंने यही कहा है मोहनलाल जी कि अब जब इस दौर में 2024 में सूरत में आपने कैंडिडेट्स को ही खरीद लिया, विपक्ष वालों को, निर्दलियों को तो खरीदते हमने सुना था, इंदौर में खेला कर दिया, आपने उड़ीसा में खेला कर दिया, अब आपने मीटिंग तो बुला ली, आपने वकील भी वो हायर कर लिए, क्या ये बिक नहीं जाएंगे? इस बात की क्या गारंटी? और इसके साथ साथ एक और काउंटिंग पर जो खेला होता है, आप तो एक ही उम्मीदवार के कैंडिडेट बैठाओगे, लेकिन हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर शायद 223 कुल उम्मीदवार लड़े हैं। तो जो अनकंटेस्टेड हैं, जो सीरियस उम्मीदवार नहीं हैं, उनके काउंटिंग एजेंट्स को रूलिंग पार्टी या जो मजबूत उम्मीदवार लड़ रहा है वो खरीदता है और वो अपने आदमी वहां बैठाएगा ताकि हंगामे की स्थिति में या किसी गड़बड़ घोटाले की स्थिति में वहां अंदर भी मेजॉरिटी हो। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए चलते चलते हरियाणा में जिस तरीके से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया 2 सीट दिखा रहा है इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस की, और 8 पर उसको दिखा रहा है, आपका आकलन क्या कह रहा है? हरियाणा के अंदर क्या ऐसी स्थिति है, कौन कौन सी सीट ऐसी है जो हरियाणा में फंसी हुई है जिसका भी जिक्र नहीं किया गया? क्योंकि आपसे ये पहले आकलन हमने किया था, आप 7 सीटों में बता रहे थे कि 7 सीटें ऐसी है जो फंसी पड़ी है। बिल्कुल, आपने जैसे अब ये 2 सीट जो बता रहे हैं, 2 या 3 सीट, कि भाई सिरसा की सीट सब मान रहे हैं, बीजेपी भी मान रही है कि कांग्रेस आ रही है। अब रोहतक से भी बड़ी सीट जो है वो सोनीपत को मान रही है बीजेपी, जो इनकी शिकायतें, गिले शिकवे जो सामने आ रहे हैं। तीसरी सीट रोहतक की है कि भाई ये चीज है, जो फंसी हुई सीटें हैं वो कहीं ना कहीं हिसार सीट है, कहीं ना कहीं अंबाला सीट है और कहीं ना कहीं आपकी फरीदाबाद सीट है, कि ये सीटें जो हैं वो क्लोज कंटेस्ट में फंसी हुई हैं। गुरुग्राम सीट को लेके, गुरुग्राम को लेकर के, गुरुग्राम को तो मैंने, वो तो हमने पिछली कल ही अपने डिबेट में बताया कि जब कांग्रेस ही छोड़ चुकी है यहां, मतलब कांग्रेस ही दावा नहीं कर रही, कैंडिडेट ही दावा नहीं कर रहा, तो आप बताओ फिर कैंडिडेट और वो ही जब दावा नहीं कर रहे तो यहां कैसे हम फंसा दें? हमने बैठकर जो अपने अनुमान एक लगाया था कि भाई ये कास्ट कॉम्बिनेशन जो बनता है, लेकिन अब जब पोल ही नहीं हुई वोटें,
कोई उनको पोलिंग बूथ तक ले ही नहीं गया, तो फिर कैसे हम रिजल्ट को प्रभावित मान? लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बार तो चुनाव जनता ने लड़ा है, खुद मान रहे हो आपकी कांग्रेस नहीं थी, जनता खुद उतरी है। बिल्कुल उतरी है, लेकिन पोलिंग बूथ तक ले जाने की जनता बाट देख रही थी कि कोई आदमी तो आए। अब ऐसे ऐसे इंस्टांस हुए कि ना तो पोलिंग बूथ के अंदर एजेंट कांग्रेस का और ना बाहर टेंट लगा हुआ कांग्रेस का, ये शहरों में हाल हुआ है। अब जनता घर से निकल भी गई हवा बदलने के लिए, तो वहां बीजेपी शहरदारी में सब हैं, उसे बीजेपी वाले ने पर्ची दे दी, तो अब उसकी क्या मजबूरी, वो क्या करे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जहन में आती हैं और जो प्रभावित करती। जी, अब आप चलते चलते मुझे देश के 3-4 स्टेट है, जैसे कर्नाटक को लेकर के बताया जा रहा है, कर्नाटक में बीजेपी को सबसे ज्यादा एज है, कांग्रेस को नुकसान हुआ, जबकि वहां पर उनकी सरकार है। तेलंगाना को लेकर के और केरल को लेकर के कई चीजें ऐसी स्टेट है, यूपी को लेकर के आपका आकलन क्या कहता है? देखो, हमारा आकलन कुछ नहीं है, हम तो यही कह सकते हैं कि जब उत्तर भारत में सीटें घट रही हैं बीजेपी की, ये सारे एग्जिट पोल मान रहे हैं कम व्यक्ति, तो उस समीकरण को लेवल करने के लिए साउथ से ही तो बढ़ाएंगे ये, बाकी तो 4 जून को पता चलेगा। एक पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इतना बड़ा एज बीजेपी को महाराष्ट्र और बंगाल के अंदर आपको लगता है? क्या ममता इतनी आसानी से इनको सीट लेने देगी? क्या लगता है इस तरीके का वाहन का नैरेटिव सेट हो पाया है? या उद्धव महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लहर थी, आंधी थी उसकी, क्या लगता है वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई? या फिर अभी मतपेटी खुलेगी, जब काउंटिंग होगी उस दिन तस्वीर साफ होगी? उसी दिन तस्वीर साफ होगी। अब तो मैंने जैसे ये सट्टा बाजार भी 1 घंटे किसी की जीत लगा देता है, अगले 2 घंटे हार का भी सट्टा चला देता है, ताकि उन्हें भी तो अपना हिसाब किताब बराबर करना पड़ता है। या फिर आपको लगता है मंगलवार को शेयर बाजार जब खुलेगा, सोम मंगलवार को, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, बड़ी भारी मात्रा के अंदर पैसे की टर्नओवर घूमेगी, भाई इसीलिए खेल खेला गया है ताकि जो है पैसे का टर्नओवर शेयर बाजार पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? या फिर पूरा परसेप्शन बनाने की, सामने वाला डिमोरलाइज हो जाए, पहले ही घबरा जाए, हताश हो जाए, यानी कि पहले किसी को बता दिया जाए कि यार इनकी तो आ रही है, तब आप जाके क्या करोगे? वो लगता है उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस इस वक्त सक्षम है, इंडिया गठबंधन? बिल्कुल होना चाहिए तैयार, क्योंकि ये परसेप्शन तो शुरू दिन से जारी है। पिछले 10 साल से यही इवेंट मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, जो विपक्ष माहौल होते हुए भी इन इवेंट्स को काउंटर नहीं कर पा रहा है। या फिर आपको लगता है मीडिया को भी डर लग रहा है, 10 साल में जो उसने खेल खेला है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुमने कैसे जो है तमाम विपक्षी दलों की छवि खराब करी है, किस तरीके से न्यूज के माध्यम से एक ही चेहरे को आपने दिखाया है, वो डर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर है? क्यों राहुल पहले कह चुके हैं, चमचे इंटरव्यू को लेकर के बोलो 4 से 5 चमचे बैठा लेते हैं, क्योंकि मीडिया का क्रेज गिरा है, सोशल मीडिया बड़ा हैवी हुआ, लोग सोशल मीडिया देखते हैं आजकल। तो एक अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, नंबर बनाने के लिए मोदी जी के, वो तमाम यानी कि ये परसेप्शन बनाने के लिए इस तरीके का एग्जिट पोल, कहीं आपको लगता है कोई एजेंसी गई हो, कहीं कोई आपसे आपके पास कोई फोन आया हो कि हाँ जी आपने किसको वोट दिया, कोई ऐसा लगता है कोई? या ऑफिस में एसी के अंदर बैठ करके मैं गुणा भाग कर लिया, यहाँ ये और सोशल मीडिया पे देख देख करके उसी से पूरा सर्वे बना लिया? वही एक्चुअल तो यही हुआ है कि बैठकर ही कि हमने कहां किसको बढ़त दिखानी है, कहां घटत दिखानी है। जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं उन्होंने पोलिंग वाले दिन भी, पोलिंग वाले दिन से पहले का भी सब हाल अपने हाउसेस को बताया था। अब उसको देखते हुए कि हमें कहां कैसे बैलेंस बनाना है, वही चीज कर। नहीं, एक और सवाल यहां उठते, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया कितने होंगे हिंदुस्तान के अंदर? 150 चैनल होंगे, लेकिन यूट्यूबर और फेसबुकर कितने हैं? यानी कि इंस्टाग्राम चलाने वाले करोड़ों चैनल है। आज आप देखिए यूट्यूब चैनल चलाने वाले करोड़ों लोग हैं, वो फील्ड के अंदर है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है, तो उनकी बात ज्यादा सत्य है। वो जमीनी स्तर पे देख करके जो खबरें दिखा रहे हैं
उस पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है या फिर इन मेन स्ट्रीम मीडिया पे? क्योंकि 10 साल में आपने हालत देख ली होगी मेन स्ट्रीम मीडिया की, क्या किस तरीके से वो परसेप्शन बनाता है, माहौल बनाता है। 400 अरे भाई पिछली बार आप 303 पे थे, कैसे कहां से आ रही है सीटें? कहीं से तो आप बताएंगे किस तरीके से सीटें आ रही है। क्या पश्चिम बंगाल पूरा साफ हो जाएगा, ममता को पूरी तरीके साफ कर देंगे? महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, उद्धव ठाकरे और उसके सुपुत्र और तमाम जो कहें कि पूरा इनका कांग्रेस के साथ अलायंस है, तमाम चीजें, क्या इसके बाद भी उनको वोट नहीं मिलेंगे? मोहनलाल जी, मैं आपको याद दिलाऊं दर्शकों को भी, ये डिजिटलाइजेशन किसने शुरू किया था देश में? राजीव गांधी ने। इसका लाभ किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने। लाखों गुजराती बेरोजगार युवाओं को आईटी सेल ने पेड उनको रोजगार दिया और शायद आज तक वो रोजगार पर हैं। इतना सशक्त। तो 2014 में इस बात का जैसे ही खुलासा हुआ और आपने जो बताया कि भाई यूट्यूबर और ये सारी चीजें, तो मेन स्ट्रीम मीडिया डाउन हो गया और वो एक नया बिजनेस, नई इंडस्ट्री चल पड़ी। इनके होश उड़ गए। इन्होंने फिर उसको कर्ब करना चाहा, जिस चीज का खुद लाभ उठा लिया, फिर यूट्यूबर कर और सोशल मीडिया को कर्ब करना चाहा। लेकिन दुर्भाग्य से उस सोशल मीडिया और यूट्यूबर की कांग्रेस या विपक्ष आज तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पाए अपने, ना तो मैनिफेस्टोज में, ना किसी और चीज में। आपने जो बात कही कि उन्हें पता है सारी रियलिटीज का, लेकिन आपने तो अपने आईटी सेल से उनको कहीं ना कहीं लामबंद नहीं किया। उनकी सेवाओं को तो आपने लेना उचित नहीं समझा। आपने तो उनको, किसी ने मान लो कोई दे भी दी तो एक किस्म से गुलाम की हैसियत से, या कि भाई कटोरा लिया तेरे को कुछ डाल देंगे। मतलब उसकी जो हुनर है, उसकी काबिलियत की कदर ना करके आपने उसको उस बिकाऊ माल की तरह से ट्रीट किया। चलिए, चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल के लेता हूं। 7 चरण के मतदान हुए, आपको लगता है मोदी जी ने 7 चरणों में कहीं अपने काम पर वोट मांगे हो, या तमाम जगह जहां जहां हिंदू मुस्लिम करते रहे हो, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, मछली, मीट, तमाम इनके अलावा कोई चीज आपको कहीं सुनाई दी हो? तो ऐसे में लगता है वोट कहां से मिला होगा? 2019 में हो रहा था, पुलवामा था, बालाकोट था, इस बार ऐसा कुछ नहीं था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोग नाराज हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। विपक्ष ने क्या लगता है दमदार चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पे अटक रही, भाजपा के ट्रेन में नहीं फंसी इस बार मोदी जी के ट्रेन में, या मोदी जी उनके ट्रेन में फंस गए जो तमाम करते रहे? उसके बावजूद भी अगर वोट लोग देते हैं तो किस तरीके से आप देखते हैं? मैं सिर्फ इसी तरीके से देखता हूं, पहले भी मैं कह चुका कि जनता ने चुनाव लड़ा, विपक्ष कहीं ना कहीं उस चुनाव को, उस माहौल को पोलिंग बूथ तक ले जाने में नाकाम रही। ये भी समझते रहे कि जब जनता लड़ रही है तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कमजोरी विपक्ष की ये रही कि उन्होंने पूरी तैयारी से, इनकी दुकान में सौदा नहीं था, इन्होंने कुछ नहीं। 2047 सिर्फ मोदी ने आज 23 साल बाद का एक लक्ष्य दिया, और लोग 90 के दौर वाले जो नए वोटर थे, जिनकी पैदाइश 90 के दशक में हुई थी, उन्होंने परिवर्तन के नाम पर 2014 में बीजेपी को पावर में लाए। 2019 में एक बार और के भाई इनको मौका दिया जाए, लेकिन 90 के दशक की पैदाइश अब 2024 में हताश होकर वोट करने ही नहीं आई, इसीलिए पोलिंग परसेंटेज अच्छा, दूसरा एक और बता दीजिए चलते चलते, अगर अब भी ये एग्जिट पोल का परिणाम काउंटिंग में उल्टा आता है, मतलब मोदी जी कहीं रह जाते हैं और इंडिया गठबंधन आगे आ जाता है, तो किस तरीके से दिखेंगे? नहीं, वो तो जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, वही तैयारी इन्होंने तैयारी कर ली है अपनी। कल मीटिंग कर ली, इन्होंने तो कह भी दिया कि हम एग्जिट पोल की डिबेट में भी शामिल नहीं होंगे।
अपना आकलन किया। हालांकि बाद में पैनल पर जा बैठे ये, लेकिन अंदर खाने ये अपनी तैयारी जरूर कर रहे हैं कि ये रिजल्ट आए तो हमें क्या करना है। लेकिन आज की हमारी डिबेट है कि 4 जून की भी तैयारी मजबूती से करनी होगी दोनों पार्टियों को, दोनों पक्षों को। तो देखिए, ये नरेश चौहान जी थे जो बता रहे थे 4 जून जो काउंटिंग होगी बड़े, यानी कि आपको ईमानदारी और मेहनत के साथ आपको अपनी तैयारी करनी पड़ी होगी। इंतजार रहेगा 4 जून का। उससे पहले भी आपके पास आएंगे अभी और भी विश्लेषण करने के लिए लगातार, क्योंकि जैसे जैसे खबरें छन के आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एग्जिट पोल आया है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये संभव है या फिर 4 जून को पूरा परिणाम ही पलट जाएगा? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कोई दबाव में या कोई इस तरीके का सर्वे लेके आ रहा है, क्योंकि चर्चाएं चौहान साहब ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत पैसा फंसा पड़ा है। पहले भी ये सवाल उठे थे, और किसी न किसी दबाव में जब आदमी दबता है तो दूसरे की तारीफ करता है, वो निष्पक्ष काम नहीं करता। दूसरा, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का बुरा हाल हुआ, लोगों ने देखना बंद किया है, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है कि किसी तरीके से अपनी तरफ मुंह मोड़ो। तो ये नरेश चौहान जी थे जो हमारे साथ तमाम विश्लेषण इन्होंने किया। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।